गुड आफ्टरनून। आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस सीरीज़ में हम लोग द हिंदू के एडिटोरियल और न्यूज़ के एनालिसिस करते हैं। देखते हैं क्या क्या हमारे देश में चल रहा है और उसका हमारे एग्ज़ाम से क्या रेलेवेंस है, उसके पीछे की थ्योरी, स्टैटिक पार्ट क्या है जो हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए आज के आर्टिकल के बारे में देखते हैं। आज क्या था? डिस इन्वेस्टमेंट फेसिंग मैनी चैलेंजेस। तो आज एक आर्टिकल आया था जहां सरकार ने बोला था कि जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स हैं उसको फुलफिल करने में काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं और काफ़ी इश्यूज का मेंशन किया था। तो आज इस आर्टिकल से हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं उसके पीछे क्या क्या पूरी थ्योरी है और उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। आज है 31 मार्च, फ्राइडे। तो सबसे पहले इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इसका रेलेवेंस कहाँ है, कैसे है, किस तरीके के सवाल इससे पूछे जा चुके हैं बोथ इन प्रीलिम्स एंड मेंस। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा बेसिक स्टडी करेंगे कि क्या है ये, करंट न्यूज़ अभी क्या है, इसके क्या क्या मेथड्स होते हैं डिसइन्वेस्टमेंट के, थोड़ा इंडिया में बैकग्राउंड क्या है डिसइन्वेस्टमेंट का, उसका पूरा प्रोसेस क्या है। उसके बाद थोड़ा उसका एनालिसिस पार्ट देखेंगे कि उसका डिसइन्वेस्टमेंट की हमारी कंट्री में नीड क्या है और डिसइन्वेस्टमेंट के पूरे प्रोसेस के हमारे यहाँ चैलेंजेस क्या हैं। एंड लास्टली हम लोग इसके ऊपर क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं दोनों प्रीलिम्स और मेंस के, उसके बारे में हम लोग उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका रेलेवेंस क्या है। इसका हमारे लिए रेलेवेंस क्या है, क्यों ही हम डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ें। रेलेवेंस इसलिए है कॉज इसके इससे रिलेटेड सवाल प्री में काफ़ी आते हैं, स्पेशली डेफिनेशंस, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अलग अलग टर्म्स होते हैं, मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, और कहाँ कहाँ डिसइन्वेस्टमेंट के लिंकेजेस हैं, क्या पूरा गवर्नेंस लिंक है पूरे डिसइन्वेस्टमेंट का कि डिसइन्वेस्टमेंट इनिशिएट हुआ, फंड्स एलोकेट हुए, फंड्स एक्वायर हुए, अब ये पैसा कहाँ पे जाता है, किस अकाउंट में जाता है। तो थोड़ा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से रिलेटेड आता है क्वेश्चंस। इनसे ये दो चीज़ें होती हैं प्रीलिम्स के लिए जो हमारी जानने की काफ़ी आवश्यकता होती है। एंड इसके बाद मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, और ये मेंस में भी स्पेशली GS3 में अंडर इकोनॉमी, इकोनॉमी में आते हैं स्पेशली जो हमारी LPG रिफॉर्म्स हो गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स हो गए, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होते हैं, उनका क्या मैनेजमेंट होता है, कैसे मैनेजमेंट होता है, और हमारा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हो गया फिजिकल डेफिसिट मैनेजमेंट हो गया, और इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो कहीं ना कहीं डिसइन्वेस्टमेंट का उन सब में रोल होता है। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि अभी जो पॉलिसीज़ हैं डिसइन्वेस्टमेंट की, उनमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या डिसइन्वेस्टमेंट एक्चुअली हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, क्या उससे हमारा एक्चुअली प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, इंडियन इकोनॉमी का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है कि नहीं। तो इस तरीके के एनालिसिस एनालिसिस वाले सवाल आते हैं स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू LPG रिफॉर्म्स। तो चलिए इसके बारे में और आगे देखते हैं कि करंट न्यूज़ क्या है। तो आज जो आर्टिकल था उसमें गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि जो टारगेट्स होते हैं हर साल जो है, हर 5 साल के लिए अक्सर क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है अपनी पूरी पॉलिसी को डिफाइन करती है ब्रॉडली कि हाँ अगले 5 साल में हम ये सेक्टर्स में डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, इनमें इतना डिसइन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, एंड बाय द एंड ऑफ 5 years हम लोग इतना लमसम अमाउंट हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट से एक्वायर करेंगे, और इस अमाउंट का हम लोग XYZ अलग अलग सेक्टर्स में और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए और पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए या फिर इंटरेस्ट को रीपे करने के लिए हम यूज़ करेंगे इन तरीक़ों से। तो उसमें भी हर साल के हिसाब से भी गवर्नमेंट अपने टारगेट्स डिसाइड करती है कि हाँ 2020 में हमें डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू इतने फाइनेंसेस अर्न करने हैं,
2022 में इतना करना है, 2023 में हमें इतना करना है। तो इस बार का जो टारगेट था कहीं ना कहीं वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। और अभी जो गवर्नमेंट का कलेक्शन है दैट इज 51,000 करोड़, वो अभी तक का 9 ईयर लो है। अभी तक जो टारगेट था कलेक्शन का उसको कलेक्ट करने में काफ़ी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे सबसे वन ऑफ द मेजर चैलेंज वाज एयर इंडिया, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज था उसका सेल, वो एक लॉस मेकिंग एंटरप्राइज था। गवर्नमेंट उसको सेल करना चाह रहा था लेकिन कंपनीज वर नॉट विलिंग टू बाय दैट। तो कहीं ना कहीं दैट वाज अ बिग लॉस फॉर गवर्नमेंट, उससे काफ़ी घाटा हुआ गवर्नमेंट को। इवेंचुअली दो टाटा एंटरप्राइजेस ने उसे खरीदा। उसके बाद कोविड 19 पैंडमिक आ गया, जिसकी वजह से हर जगह लोग इन्वेस्टमेंट्स कर ही नहीं रहे थे। गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेस जो थी वो काफ़ी लॉसेस में जा रही थी, ये एक रीज़न था। और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, अक्सर क्या होता है जब डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो सिर्फ डोमेस्टिक सिटीजन या डोमेस्टिक कॉरपोरेट्स ही इन्वेस्ट नहीं करते, बाहर से भी लोग आते हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रूड ऑयल सप्लाईज हर्ट हुई थी, फूड एंड फर्टिलाइजर सप्लाईज हर्ट हुई थी, काफ़ी सारे कॉरपोरेट्स इसकी वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हर्ट हुए थे। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत अच्छे से नहीं आ पाया था, स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने कुछ गवर्नेंस इशू भी मेंशन किए हैं, जैसे लैंड को लेके मेंशन किया है, लैंड एक्विजिशन हो गया, लैंड टाइटल के केसेस हो गए, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स हो गया। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। लेबर यूनियन प्रोटेस्ट एंड कोर्ट केसेस अगेंस्ट डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे वहाँ पे लेबर यूनियंस हुआ करते थे। अब क्योंकि उनमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग कम होगी तो कहीं ना कहीं ये उनके राइट्स को भी, उनकी वेजेस को, उनकी वर्किंग कंडीशंस को अफेक्ट करेगा। तो उन्होंने इन ऐसी कंपनीज में काफ़ी प्रोटेस्ट करना शुरू करा है, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। एंड कोर्ट केसेस अगेंस्ट डिसइन्वेस्टमेंट, किसी पार्टी को डिसइन्वेस्टमेंट का एक्शन अच्छा नहीं लगा या फिर उसमें कोई प्रोसीजर है उस अच्छा नहीं लगा तो सीधे कोर्ट में केस कर दिया। अब इसकी वजह से क्या है, जो प्रोसेस 1 महीना लेना चाहिए था अब के कोर्ट केस की वजह से अब और लंबा जाएगा, 2 महीने, 3 महीने या सालों तक जाएगा। इसकी वजह से गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू अर्न करना था वो नहीं अर्न हो पाएगा। तो ये आज का आर्टिकल था। अब हम बेसिकली देखते हैं व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट, इन दोनों में फर्क क्या है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बेसिकली मान लीजिए आपको एक फैक्ट्री खड़ी करनी है ये, और आपको एक बिजनेस रन करना है इस फैक्ट्री से। तो आपने कुछ मशीन्स खरीदना शुरू करी, एक ये मशीन खरीदी जिसको कह देते हैं 1, 2, ऐसे तीसरी मशीन खरीदी 3, 4 और 5 और ये 6। इसमें आपने कुछ पैसा लगा के ये वाली मशीनरी खरीदी, ये मशीनरी खरीदी, ये सब खरीदा, लैंड भी के भी पैसे दिए, और कहीं ना कहीं इससे इसका कुछ आउटपुट निकल रहा है। तो जितना भी पैसा आपने इसमें लगाया, अलग अलग चीजें खरीदने में, अलग पूरे ऑपरेशन को रन करने में, आउटपुट निकालने में, इसको मार्केट करने में, इसको सेल करने में, जितना भी पैसा आप इस फैक्ट्री को खोलने में लगाएंगे वो आपका होगा इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज होती है इन्वेस्टमेंट, जब आपका जो कैपिटल है वो किसी चीज में उसका एक्सपेंडिचर हो, तो ये होता है इन्वेस्टमेंट। अब ये डिसइन्वेस्टमेंट से कैसे अलग होता है देखते हैं। शेयर्स ऑफ वेरियस गवर्नमेंट कंपनीज दैट आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट act as earning asset at the disposal of the government. This can be sold at any time to generate capital. तो मान लीजिए ये जो एंटिटी है जो फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रही है, उसमें कैपिटल गुड्स और मशीनरी खरीद रही है, लैंड पे पैसा खर्च कर रही है, वो एंटिटी है गवर्नमेंट। मान लीजिए ये एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है जो कि एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट। अगर गवर्नमेंट की एक कंपनी होगी तो हम उसे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर यूनिट बोलेंगे। और ये जो मशीनरीज हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये गवर्नमेंट के कैपिटल एसेट्स होंगे, बिकॉज इनकी वजह से कुछ ना कुछ गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको सेल करके रेवेन्यू अर्न कर रहा है।
तो चलिए मान लेते हैं कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस फैक्ट्री को पूरा रन करे, इसका मैनेजमेंट अच्छे से देखे, देखे कि लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको वेजेस मिल रही है, उनकी कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी है, आउटपुट हो रहा है और उसकी मार्केटिंग हो रही है। मान लेते हैं एक ऐसी सिचुएशन आती है जब ये प्रोसेसेस नहीं हो पाते हैं, अभी तक जो आउटपुट हो रहा था और इसको प्रॉफिट बन मिल रहा था, कहीं ना कहीं मान लेते हैं एक ऐसी सिचुएशन जब ये लॉस में आ जाए। मान लीजिए ये 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट हो रहा था इसमें, लेकिन इसका आउटपुट जो है, जो प्रॉफिट है, वो मान लीजिए सिर्फ 60 रुपीज है। तो अब तो ये जो पूरा एंटरप्राइज है, पूरी जो फैक्ट्री है, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए एक लॉस मेकिंग एसेट बन गई, इसकी वजह से घाटा हो रहा है, 40 रुपीज या फिर 40 यूनिट्स का घाटा हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि मैं इसको बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, या इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, मेरा काफ़ी टाइम एंड एनर्जी इसको मैनेज करने में जा रहा है, तो इसलिए मैं क्या चाहूँगा, मैं इसमें इसमें से कुछ ना कुछ अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कम करना चाहूँगा और किसी और को मैं सेल करना चाहूँगा। ये होता है बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट। कोई और आएगा, बोलेगा कि ठीक है, मैं आपकी मशीन, कोई और आता है, मान लीजिए एक्स आता है, एक्स गवर्नमेंट से ये कहता है कि हाँ मैं आपकी मशीन 1, 2 और 3 आपको आपसे खरीद लूंगा, उनको खुद रन करूंगा और उनमें से जो प्रॉफिट्स आएंगे वो मैं आपसे शेयर करूंगा, उस हिसाब से शेयर करूंगा जिस हिसाब से मैं इसमें ओनरशिप रखता हूं। तो बेसिकली ओवरऑल ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट डिसइन्वेस्टमेंट का। When these shares are sold to earn capital, the process is known as disinvestment. तो एक्स जो है कुछ मनी जो है गवर्नमेंट को देगा और इनकी ओनरशिप ले लेगा। अब ये जो एसेट्स हो गए ये एक्स के हो गए, एक्स इन्हें रन करेगा और पूरे प्रॉफिट में से इतना शेयर वो अर्न करेगा और थोड़ा सा गवर्नमेंट अर्न करेगी, और इसका मैनेजमेंट भी इसी तरीके से होगा। गवर्नमेंट और दूसरी एंटिटी जो है एक्स है, दोनों मिल के मैनेज करेंगी। पहले सिर्फ गवर्नमेंट कर रही थी, अब दोनों मिलके मैनेज करेंगी, और गवर्नमेंट की इस पूरी फैक्ट्री में हिस्सेदारी जो है कम हो गई है, जो कम हुई है वो एक्स ने खरीद ली है, ये होता है। और ऐसे ही जैसे अलग अलग कंपनीज होती हैं, ऑयल की कंपनीज अलग अलग हो गई, और अलग अलग तरीके की बहुत सारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होते हैं, पावर से रिलेटेड हो गए, ऑयल से रिलेटेड हो गए, ये इनमें अक्सर डिसइन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट का पहले, अब इसके बाद देखते हैं बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड ये है, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन 1991, disinvestment of the government's holding in the public companies became a new policy option to reform the public sector undertaking. तो 1991 में क्या हुआ था, हमने जैसे पहले लेक्चर्स में बात करी है, इंडिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। इंडिया जो है एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रहा था, और इंडिया के पास रेवेन्यू बहुत कम आ रहा था। और दूसरी बात ये थी, जितनी भी इससे पहले नेशनलाइजेशन जो हुआ था, जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स थे वो सरकार ने नेशनलाइज कर लिए थे, उनमें सरकार की पूरी हिस्सेदारी बना ली थी। जितने भी बड़े बड़े बिजनेस थे सरकार खुद उनको कंट्रोल कर रही थी, खुद उनको रन कर रही थी, प्रोडक्शन खुद सरकार कर रही थी। ओवर द टाइम क्या हुआ, उनका आउटपुट जो है, प्रॉफिटेबिलिटी उन कंपनीज की या उन कॉरपोरेट्स या उन इंडस्ट्रीज की बहुत कम हो गई, और इसकी वजह से सरकार को उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए था, पैसा जनरेट होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा था। तो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। एलपीजी रिफॉर्म्स मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके बारे में, हाँ, ये आपका एक कोर एनसीईआरटी का टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो दैट यू हैव टू रीड। बट ये जो पूरी है पॉलिसी होती है डिसइन्वेस्टमेंट की, वो प्राइवेटाइजेशन की कैटेगरी में आती है। तो सरकार ये कहती है कि जितने भी मेरे से पीएसयूज अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहे थे, मैं उनमें से कुछ ना कुछ अपनी हिस्सेदारी कम करके कुछ प्राइवेट एंटिटीज को बुलाऊंगा और उनसे कहूंगा कि आप मैनेज करिए। कॉज ऐसा माना जाता है कि जो प्राइवेट एंटिटीज होती हैं वो बेटर कॉम्पिटिटिवनेस लाती हैं कहीं भी, और बेटर और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकती हैं वो कंपनीज का, क्योंकि सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है और बिजनेसेस भी रन करने हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपना फोकस एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे फोकस करना चाह रहे हैं। तो इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो 1991 में प्राइवेटाइजेशन के पॉलिसी के अंडर डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था।
Initially it was not intended to be a full privatization of existing public companies, but rather a restricted sale of equity and shares with the prime motive of raising funds to lower the budget deficit and maintain the market conditions to improve efficiency and performance. तो इससे बेनिफिट क्या हुआ? जो सरकार के पास पैसा कम था, अपने शेयर्स को सेल करके गवर्नमेंट के पास और रेवेन्यू आ गया, और उसके बाद बजट में जो डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट होता था, वो कवर हो गया। और उसके बाद पब्लिक एंटिटीज जो थी प्राइवेट कंट्रोल में थोड़ा आने के बाद उनकी एफिशिएंसी और उनका आउटपुट भी बढ़ गया। तो ये था पूरा बैकग्राउंड डिसइन्वेस्टमेंट का। ये 1991 में शुरू हुआ था और आज भी ये कॉन्टिन्यूअस एक पॉलिसी है, अभी भी पॉलिसी ये चल ही रही है। अलग अलग हम सुनते हैं पीएसयूज में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो डिसइन्वेस्टमेंट के कितने तरीके हैं, ये आपका प्रीलिम्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ भी चुके हैं पहले, तो एक बार ये आप ध्यान से देखिएगा। जो डिसइन्वेस्टमेंट है ये जो है 3 टाइप के होते हैं। जो सबसे पहला होता है माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट होता है। माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इन विच गवर्नमेंट रिटेन्स a majority of the share in the company, generally more than 51%. It assures that government retains management control. तो मैं ऐसे समझाता हूं कि जैसे हम माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट को पढ़ें। मान लीजिए ये जो फैक्ट्री है पहले गवर्नमेंट की थी, अब ये 100% अभी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लेकिन सरकार क्या करना चाह रही है? माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। तो एटलीस्ट इस फैक्ट्री का अगर ये मान लेते हैं जैसे 50% है, तो गवर्नमेंट क्या ट्राई करेगी कि मैं 51% से ज्यादा अपने पास रखूं, और ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो पार्ट है कंपनी का, ये प्राइवेट को बेच दूं, या प्राइवेट मेरे से इतना पार्ट उस कंपनी का खरीद ले और गवर्नमेंट जो है बड़ा वाला हिस्सा रखे, ये और ये। तो इससे क्या होगा? जो मेजॉरिटी जो कंपनी है उसका कंट्रोल जो होगा गवर्नमेंट के हाथ में होगा। मेजॉरिटी जो डिसीजंस लेगी वो कंपनी, उसमें गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट रहेगा, गवर्नमेंट की मेजॉरिटी जो रहेगी वोटिंग में, वो ज्यादा रहेगी। उस कंपनी का बस छोटा सा पार्ट दूसरी प्राइवेट कंपनी कंट्रोल करेगी। अब उसके बाद देखते हैं आता है मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। इसी का ऑपोजिट होता है मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे हमने पहले पढ़ा था, ये इसमें क्या होता है? द गवर्नमेंट सेल्स अ मेजॉरिटी शेयर ऑफ द गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। गवर्नमेंट नाउ ओन्स अ माइनॉरिटी पार्टी इन द कॉर्पोरेशन आफ्टर डिसइन्वेस्टमेंट। टिपिकली द मेजॉरिटी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट आर मेड इन फेवर ऑफ अदर गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज। Concept is to pool the resources within a corporation, resulting in increased operational efficiency. तो यहां पे देखिए, जैसे मैंने बताया था इसी का उल्टा होता है। क्या हो कि जैसे इस कंपनी का अब सरकार डिसाइड करे कि मैं सिर्फ इतना ही पार्ट रखना चाहता हूं, गवर्नमेंट की का उसमें शेयर सिर्फ मान लीजिए 25% हो, और जो ये पूरा शेयर हो उस कंपनी का अराउंड 75% ये होगा प्राइवेट का। तो इसमें क्या होगा? जो मेजॉरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल होगा वो अब गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट हमने जैसे पढ़ा था, ये कब होता है? जब दूसरे बड़े कॉरपोरेशंस में एक छोटे कॉरपोरेशन को पूल करना होता है, उसमें मर्ज करना होता है। जैसे एक मैसूर की ऑयल की कंपनी थी, उसका डिसइन्वेस्टमेंट करके उसे आईओसीएल में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था। एक छोटी गवर्नमेंट की कंपनी एक बड़ी गवर्नमेंट की कंपनी में मर्ज हो गई थी डिसइन्वेस्टमेंट की। तो इससे क्या हुआ? जो फ्रैगमेंटेड अलग अलग कंपनीज होती हैं, जैसे एक ये ऑयल की कंपनी हो गई, एक ये ऑयल की कंपनी हो गई, ये ऑयल की कंपनी हो गई, ये हो गई, तो अलग अलग कंपनीज हैं, हर किसी का अलग अलग मैनेजमेंट है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं, मार्केटिंग है, सब कुछ अलग है। इसकी वजह से क्या होता है? जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज होते हैं वो इन सब में चारों में बढ़ जाते हैं। तो
इसकी मदद से क्या करती है गवर्नमेंट, जैसे इसको डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया और इसको डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया और इसमें मर्ज कर दिया। अब जो है ये एक बड़ी कंपनी बन गई, बड़ी कंपनी बन गई। अब छोटे कंपनीज का भी मैनेजमेंट इसी के अंडर आता है, तो इसकी वजह से जो फ्रैगमेंटेशन था पूरे मैनेजमेंट का, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। कंपनी का जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए अक्सर मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट होता है। और उसके बाद है कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन इज अ टाइप ऑफ मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट इन द विच द कंपनीज होल ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू द बायर। अब अभी तक हम देख रहे थे कुछ हिस्से की बात हो रही थी, लेकिन सरकार अगर ये कहे कि मैं पूरी की पूरी कंपनी ही दूसरे प्राइवेट को बेचना चाहता हूं, जैसे एयर इंडिया हो गया, तो वो कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन हो गया। ये अलग अलग तरीके का डिफरेंस होता है। जैसे मेजॉरिटी इन डिसइन्वेस्टमेंट में लेस देन, सॉरी नॉट लेस देन, एक्चुअली मोर देन 51% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट रखता है। मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट में लेस देन 51% शेयर होल्डिंग रखता है। और प्राइवेटाइजेशन में 0% रखता है, मतलब 100% जो है सेल कर देता है। तो ये अलग अलग तरीके के डिसइन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं, टाइप्स होते हैं एक्चुअली। अब देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है, पूरी ये पॉलिसी काम कैसे करती है। तो in India, disinvestment process is conducted by Department of Investment and Public Asset Management, जिसको हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में DIPAM भी कहते हैं, which comes under the Ministry of Finance। ठीक है। Primary objective of DIPAM is to manage the government's investment in public sector enterprise and to oversee the disinvestment of government equity in these companies। और ये जितना भी फंड आता है, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड इन 2005 in which the proceeds of disinvestment of CPSE were to be channelized। तो in short मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, उसके मिनिस्ट्री के अंडर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया। और इसी में एक और डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। हर इन डिपार्टमेंट्स का अलग अलग काम होता है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को रेगुलेट करता है। फाइनेंशियल सर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, अलग अलग, जैसे बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया, पेंशन हो गया, इन सब को रेगुलेट करता है। और ये वाला जो डिपार्टमेंट है DIPAM, जितना भी डिसइन्वेस्टमेंट होना है, कहाँ डिसइन्वेस्टमेंट होना है, कितना डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना कितना हम लोग अर्न कर रहे हैं और उसका यूज कहाँ पे होना है, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन उसे रेगुलेट करती है। ये डिसाइड करती है कि अगला डिसइन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे और पॉलिसी हमारी क्या होगी। तो हमने जब डिसइन्वेस्टमेंट किया तो इसके अंडर नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड बनता है। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट ने इतना पोर्शन डिसइन्वेस्ट कर दिया, जैसे ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के 100 यूनिट्स थी और ये कुछ 40 यूनिट्स इसके डिसइन्वेस्ट हो गए, तो ये जितना भी रेवेन्यू होगा वो इस फंड के अंडर जाएगा जो कि 2005 में बना था, और फिर यहां से फर्दर यूटिलाइज होगा। और एक और आपकी जानने वाली चीज है कि अक्सर ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि जो प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट होते हैं वो कौन, बजट के कौन से अकाउंट में जाते हैं। तो आप एक बार ये भी देख लीजिए। जैसे बजट हम जानते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो रेवेन्यू अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक तो रिसीप्ट्स होता है और एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ पे भी रिसीप्ट्स की कितना पैसा आ रहा है कैपिटल अकाउंट में और कितना पैसा निकल रहा है। तो जो प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट होते हैं, जितना भी कंपनीज को, सरकारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज को बेच के या फिर उनकी शेयर होल्डिंग्स कम करके जितना भी पैसा सरकार के पास आता है वो इस अकाउंट में जाता है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिसीप्ट्स में जाता है। इसमें प्रोसीड्स फ्रॉम
डिसइन्वेस्टमेंट। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आ चुके हैं इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में। अब इसके आगे देखते हैं डिसइन्वेस्टमेंट की हमारे कंट्री में नीड क्या है, क्यों हम करें डिसइन्वेस्टमेंट, हम क्यों ही इस पॉलिसी के बारे में सोचें। रिड्यूस फिस्कल बर्डन। जैसे हम बजट में हमने अक्सर अक्सर सुना होगा कि फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम है, हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू से कम है, सरकार जो है वो घाटे में या फिर डेट में जा रही है। तो कहीं ना कहीं उसको कम करने के लिए एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेशन होता है डिसइन्वेस्टमेंट से। गवर्नमेंट में डिसइन्वेस्ट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फिस्कल बर्डन और ब्रिज द रेवेन्यू शॉर्टफॉल फॉर दैट ईयर। अगर टैक्सेस से पैसा नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट की सर्विसेज से पैसा नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं डिसइन्वेस्टमेंट करके भी थोड़ा फाइनेंसेस हम लोग जनरेट कर सकते हैं। encourage private player. Disinvestment also encourage private ownership of assets, trading in the open market. Ownership of assets and trading encourage private sector investment in the economy as it signals the government's commitment to reforms and creating more conducive business environment. तो अगर कोई भी जो गवर्नमेंट एंटिटी है वो शेयर मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, क्योंकि और उसके बाद कोई प्राइवेट एंटिटी उसे मैनेज करती है और उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, तो शेयर मार्केट में उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। जब लोग देखेंगे कि ये कंपनी प्राइवेट कंट्रोल में आने के बाद अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स भी और होंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है डिसइन्वेस्टमेंट करके प्राइवेट प्लेयर्स और इनकरेज होते हैं। और ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कमिटमेंट भी दिखाती है कि हाँ, जो गवर्नमेंट है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करना चाहती है। वो चाहती है कि और लोग अपना प्राइवेट कैपिटल लाएं हमारे देश में और इन्वेस्ट करें। एक अच्छा सा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनता है इससे। It means that government does not have to fund the loss making unit anymore. तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी जो है कंट्रोल कर रही है, उससे प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उससे कॉरपोरेट टैक्सेस जनरेट हो रहे हैं, तो अब सरकार को ज़रूरत नहीं है कि वो कोई बिजनेस रन करे, जो कि वो वैसे भी बहुत अच्छा सा नहीं कर पा रही थी। अब वो अपना जो फोकस है वो बेटर और एफिशिएंट गवर्नेंस और जो मोर इम्पॉर्टेंट और प्रायोरिटी एरियाज हैं उन पे फोकस कर सकती है। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, जैसे हमने पढ़ा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, उसका मैनेजमेंट और प्राइवेट की वजह से अच्छा हो जाता है। उसकी कॉम्पिटिटिवनेस, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस, एफिशिएंसी और एफिशिएंसी वाला कॉम्पिटिटिवनेस उसका और बढ़ जाता है। प्रोडक्ट्स उसके और इनोवेटिव हो जाते हैं। ये चीज होती है। बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, गवर्नमेंट कैन रीएलोकेट द रिसोर्सेज फ्रीड अप थ्रू द डिसइन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स अदर प्रायोरिटीज सच एज सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो जो रेवेन्यू जनरेट होता है उस डिसइन्वेस्टमेंट से, अब उसको कहीं और पे भी लगाया जा सकता है। जैसे उससे कोई सब्सिडीज फंड करी जा सकती हैं, डिफेंस में कोई आर्टिलरी खरीदनी है, कोई एरो राफेल खरीदना है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कोई बहुत बड़ा सा रेलवे प्रोजेक्ट है, उसमें वो रीएलोकेट हो सकते हैं वो फंड्स। तो फंड्स का रीएडजस्टमेंट इससे अच्छे से हो सकता है, जो पहले पैसा नहीं था अब आ सकता है प्रोजेक्ट्स के लिए। उसके बाद इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी, डिसइन्वेस्टमेंट कैन ब्रिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी in the functioning of the public sector enterprises. Private sector ownership and management can lead to more stringent financial and operational reporting. ट्रांसपेरेंसी इससे बढ़ सकती है, इससे करप्शन कम हो सकता है, एंड जितने भी ऑपरेशंस हैं लोग उन्हें खुद एक्सेस कर सकते हैं अगर डिसइन्वेस्टमेंट हो। और उसके बाद चैलेंजेस क्या होता है, क्या होते हैं इससे, जैसे गवर्नमेंट जो प्रेजेंट चैलेंजेस फेस भी कर रही है, क्या क्या और तरीके के हो सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल ऑपोजिशन इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू इन इंडिया, प्रोसेस हैज ऑफन बीन अपोज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियन। तो जैसा कि हम अक्सर देखते हैं, कभी भी गवर्नमेंट कोई डिसइन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव कहना चाहती है, हमेशा कोई ना कोई उसे अपोज करता है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, लेकिन उस यूनिट में काम कर रहे लोग, ट्रेड यूनियंस, वर्कर्स, उनका ऑपोजिशन होता है। वैल्यूएशन इश्यूज, उस पूरे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का क्या कीमत होनी चाहिए, असल में क्या मार्केट वैल्यूएशन है, जहां किसी को वो सही लगेगा, दूसरा एक बायर को वो सही लगेगा या अच्छा लगेगा, दूसरे बायर को हो सकता है बहुत ज़्यादा लगे, वो प्रोटेस्ट कर सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा इसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं, लॉस मेकिंग एंटरप्राइज है, इसकी वैल्यू वैसे भी नहीं ज़्यादा है। तो कौन डिसाइड करेगा क्या एक्चुअल और ऑब्जेक्टिव वैल्यू होनी चाहिए, वो डिसाइड करने में एक चैलेंज आता है।
not able to compete effectively in market due to their bureaucratic and non market oriented structures। ये चीज़ होगी। लेबर इश्यूज आते हैं जब भी डिसइन्वेस्टमेंट होगा, कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होती है उसमें बहुत भारी मात्रा में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लेकिन अगर डिसइन्वेस्टमेंट होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, तो कट डाउन कर दिया जाएगा वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है, सिर्फ उतने ही लोग रखे जाएंगे जितने नेसेसरी है। इसकी वजह से कुछ लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ेगा, और जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट फेस करेंगे वो प्रोटेस्ट करेंगे, यूनियन बनाएंगे, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होने देंगे, या फिर लीगल इश्यूज क्रिएट कर देंगे। आगे देखते हैं, लेबर रिलेटेड इश्यूज होते हैं यहाँ पे। और जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स भी होती है, कहीं ना कहीं उनकी सैलरी भी कम कर दी जाती है, ये देख के कि प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस होना चाहिए, अब वेलफेयर पे कम। तो ये एक चीज़ होती है। लेबर इश्यूज आते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बायर्स हैं, जैसे एयर इंडिया के केस में हम लोगों ने देखा, सरकार जो है उसकी वैल्यूएशन काफ़ी कम कर रही थी, लेकिन कोई भी उसे खरीदने नहीं आ रहा था, क्योंकि हर किसी को लग रहा था ये एक लॉस मेकिंग एंटरप्राइज है, हम अगर खरीदेंगे तो हम भी लॉस में जाएंगे। ये चीज़ हो गया कि इन सम केसेस गवर्नमेंट में स्ट्रगल टू फाइंड बायर्स फॉर इट्स स्टेक्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल फाइनेंशियली। रेगुलेटरी चैलेंजेस होते हैं, रेंज ऑफ रेगुलेटरी चैलेंजेस जैसे होते हैं, अप्रूवल इश्यूज होते हैं, जैसे लैंड टाइटल्स हो गए, आपके लैंड एलोकेशन इश्यूज हो गए, या फिर कोई इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हो गया, उन सब में काफ़ी समय लगता है, बहुत सारा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं, रेड टेपिज्म होता है, बहुत पेपर वर्क उसमें इन्वॉल्व होता है। ये एक चैलेंज है। और लीगल चैलेंज होता है, अब अगर इस पूरे प्रोसेस के दौरान उस पर कोई कोर्ट केस किसी ने कर दिया तो पूरा प्रोसेस जो है डिसइन्वेस्टमेंट का वो बीच में ही अटक जाएगा, और उनके उनसे रिलेटेड काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं जिनको हर बार फुलफिल नहीं किया जा सकता, या फिर काफ़ी टफ कंडीशंस होती हैं। ये कुछ इश्यूज होते हैं पूरे डिसइन्वेस्टमेंट को करने में, और गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं ये इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल इश्यूज भी होते हैं, जैसे कोविड-19 पैंडमिक हो गया, या रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, ये कुछ चीज़ें हो गई। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमारा जानने के लिए ज़रूरी था, और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एनसीईआरटी लेवल का टॉपिक है, तो ये आपको ज़रूर जानना है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, देखते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को मैं चाहता हूं कि आप लोग पॉज करें, रीड करें, और इनके जो आंसर्स हैं कमेंट बॉक्स में उनको आंसर करिए, और जो उनके आंसर्स हैं फाइनल वो आगे लेक्चर्स में डिस्कस हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं, 3 क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स के जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आ चुके हैं, जो डिसइन्वेस्टमेंट वाली पॉलिसी है उसी से रिलेटेड है। आप इसके बारे में पढ़िए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। पहला ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1। सेकंड क्वेश्चन है, आप पॉज करके पढ़िए और आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये भी डिसइन्वेस्टमेंट और सीपीएसई के ऊपर है। तीसरा क्वेश्चन है इनके फाइनेंशियल गवर्नेंस के ऊपर। इसको आप पॉज करिए, जस्ट रीड इट, गो थ्रू इट, एंड सही आंसर मार्क करने की कोशिश करिए। तो ये थे हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, और एक बार मैं चाहूंगा इससे रिलेटेड आप मेंस क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करिए। 250 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूछा है व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, व्हाइल मेंशनिंग ट्रेंड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एनालाइज द रीसेंट इंपैक्ट्स ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। पहले पूछा है व्हाट, दूसरा पूछा है ट्रेंड्स, और तीसरा पूछा है एनालिसिस। एंड ये आपको 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। इसको भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर फ्रेम करके लिखिए। इसका भी आंसर आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस होगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।